हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो नव परंपरावादी हन्ना आरेंट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, परंपरावाद की जो पुनरावृत्ति है उसके रूप में नव परंपरावाद आया था और रॉबर्ट जो डहल हैं उनके द्वारा इन्हें परा अनुभववादी कहा गया था। यानी नव परंपरावादियों को रॉबर्ट डहल के द्वारा क्या कहा गया था? परा अनुभववादी। तो हम वन बाय वन करके एक एक थिंकर लेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जो कि मतलब नव परंपरावादी हैं, तो उसमें जैसे बंड्रादा जुनेल है, लियो स्ट्रास है, माइकल ओकसाट है, एरिक वोगलिन है, डाटे जर्मनी है, बकल है, मेटलैंड, सिबली, जॉन डीवी, हन्ना आरेंट। तो ये सब नव परंपरावादी हैं। तो ये जो हन्ना आरेंट हैं ये मतलब चाहे डीएसएस भी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जो भी एग्जाम होते हैं ना, तो हन्ना आरेंट के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में मतलब डेफिनेटली आता है। तो इसीलिए ये छोटा सा अपना वीडियो रहेगा बट काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा पॉलिटी की दृष्टि से। तो हम देखते हैं कि जो नव परंपरावादी हैं हन्ना आरेंट, इनका जीवन काल कितना है? 1906 से 1975। कितना है? 1906 से 1975। ये मूलतः जर्मनी की थी, यानी कि जर्मनी में इनका बर्थ हुआ, बट इनकी जो कर्म स्थली है वो अमेरिका थी। ठीक है, इन्होंने अमेरिका में रह के अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और ये बहुत अधिक अमेरिका के मतलब फेवर में बातें करती थी, अगर नॉर्मल हम कहें। और ये सर्वाधिकारवाद को ये क्या कहती थी? साम्यवाद। तो जो साम्यवाद है वो मतलब ऑन द ओरिजिन ऑफ टोटलिटोरियलिज्म 1951 की इनकी बुक है। और इस बुक में ये कहती हैं कि साम्यवाद फांसीवाद से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जो फांसीवाद है वो शरीर पर ही नियंत्रण करता है, जबकि साम्यवाद शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण कर देता है। तो एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जो हन्ना आरेंट हैं ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति, जैसे कि हम सब जानते हैं नव परंपरावादी हैं, तो ये मतलब परंपरावाद की पुनरावृत्ति के रूप में ही नव परंपरावाद आया था। तो जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद के बाद ये परंपरागत सिद्धांत का पतन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जो परंपरावादी थे उनमें और जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक सिद्धांत पर कठोर आलोचना की थी। और इसके बावजूद भी यदि हम मतलब वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो अनेक विद्वान मतलब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। और उन्हीं में मतलब यदि समर्थन की हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये मूल्य, नैतिकता, आदर्शों में अपना पूर्ण आस्था रखते हैं और व्यवहारवाद के जो अनुभववाद है उसकी कटु आलोचना ये करते हैं नव परंपरावादी। तो ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति है, यानी मूल्य, नैतिकता, आदर्शों पर ये बल देते हैं। और इनके साथ ही जो है ये कहते हैं कि इनके साथ हमारा विकास हो सकता है, सिर्फ अकेली वैज्ञानिकता से विकास नहीं हो सकता। जो कि व्यवहारवादी परंपरावाद की कठोर आलोचना करते हैं, वहीं पर नव परंपरावादी जो है व्यवहारवाद की कठोर आलोचना करते हैं। तो उन्हीं में जो हन्ना आरेंट है ये एक सर्वाधिकारवाद पर बहुत अधिक मतलब ये प्रहार करती हैं और अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ टोटलिटोरियलिज्म 1951 की बुक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें कहती हैं कि साम्यवाद फांसीवाद से अधिक खतरनाक है। क्यों बताया? क्योंकि ये कहती हैं कि साम्यवाद जो है ये शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण कर लेता है, जबकि जो फांसीवाद है वो सिर्फ शरीर पर ही नियंत्रण करता है। ओके, अब हम चलते हैं निजी क्षेत्र में व सार्वजनिक क्षेत्र की भी ये बात करती हैं और कहती हैं कि एक के प्रभाव में कमी आने से दूसरे के प्रभाव में कमी आती है, क्योंकि दोनों का अपना जो प्रभाव होता है वो अपना अलग अलग महत्व रखता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बात कौन करती हैं? तो ये करती हैं हन्ना आरेंट। और ये मतलब साम्यवाद जो है उसको बहुत अधिक खतरनाक मानती हैं और साम्यवाद को ये क्या नाम देती हैं? सर्वाधिकारवाद। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
क्रांति संबंधी विचार। तो जो क्रांति संबंधी विचार हैं, तो ये अपनी बुक ऑन रेवोल्यूशन 1963 की बुक है, तो इसमें देती हैं और कहती हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, सब जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 को की तुलना में अमेरिकी क्रांति श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अमेरिका के फेवर में ही बोलती है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कहती हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति श्रेष्ठ है। क्यों है कि फ्रांसीसी क्रांति केवल भौतिक लक्ष्यों पर आधारित है और इसमें संविधान, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो एक स्थिर संविधान देने में असफल रही। और ये हम सब जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का संविधान जो है, यानी फ्रांस का जो संविधान है वो बार बार चेंज होता रहा है, तो इसीलिए ये कहती हैं कि ये भौतिक लक्ष्यों पर आधारित जो यहाँ की क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि इसमें ये स्थिर संविधान ही नहीं दे पाई थी, है ना, स्थिर संविधान देने में असफल रही। जबकि जो अमेरिकी क्रांति है, कब हुई थी अमेरिकी क्रांति, 1776 को, तो ये नैतिक लक्ष्यों पर बल देती है और एक स्थिर संविधान देने में अमेरिकी क्रांति सफल रही। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति को ये श्रेष्ठ मानती है और कहती है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो स्थिर संविधान देने में असफल रही थी, जबकि अमेरिकी क्रांति नैतिक लक्ष्यों पर बल देते हुए स्थिर संविधान देने में सफल रही थी। ओके, अब हम नेक्स्ट इनके तीसरे विचार देखते हैं, स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो ये बुक हमें ध्यान रखनी है, क्रांति संबंधी विचार कौन सी बुक में दी, ऑन रिवोल्यूशन 1963 की बुक है। ओके, अब स्वतंत्रता संबंधी विचारों में देखते हैं कि बुक है इनकी द ह्यूमन कंडीशन 1958 और बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1968। तो ये दो बुक्स हैं, इनको ध्यान रखना है। और जो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है, इस बुक में स्वतंत्रता जो है वो राजनीति का साध्य है। क्या बताती हैं, स्वतंत्रता राजनीति का साध्य है। कौन सी बुक में बताते हैं, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1968 की बुक है, तो ये ध्यान रखनी है। और जो ह्यूमन कंडीशन है, द ह्यूमन कंडीशन 1958 की बुक है, इसमें ये क्या कहती हैं कि चिंतन में तो नैतिकता को देखा है, लेकिन गतिविधि के रूप में नैतिकता को नहीं देखा। तो ये कहती हैं कि चिंतन में तो नैतिकता को देखा उन्होंने, लेकिन गतिविधि के रूप में नैतिकता को नहीं देखा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मानव जीवन की गतिविधि के ये 3 स्तर बताती हैं। तो कौन कौन से 3 स्तर बताती हैं, एक श्रम, एक कृत्य, एक कार्यवाही। कौन कौन से 3 स्तर बताती हैं, श्रम, कृत्य, कार्यवाही। तो जो श्रम है, यानी श्रम किस पर आधारित है, स्वार्थ पर। श्रम में सिर्फ स्वार्थ पर बल दिया जाता है। ओके, और कृत्य पर किस में बल दिया जाता है, बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धिजीवियों के द्वारा स्वार्थ और कल्याण। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग आता है कृत्य में। तो इसको जैसे एक डॉक्टर है ना, एक एनजीओ वाले हैं, है ना, और हम कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर है तो वो अपना कल्याण भी कर रहा है, यानी खुद वो पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, उसमें वो अपना स्वार्थ भी कर रहा है और दूसरे को वो ट्रीटमेंट देके मतलब ठीक भी कर रहा है, तो वो दूसरे का कल्याण भी कर रहा है। तो जो कृत्य में कौन, जैसे डॉक्टर आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, टीचर भी जैसे दूसरों को पढ़ा के कल्याण कर रहे हैं और अपना उससे इनकम भी कर रहे हैं, तो वो अपना स्वार्थ भी है उसमें, तो ये कृत्य। फिर कार्यवाही, कार्यवाही में क्या आएगा, कल्याण और परमार्थ। क्या आएगा, कल्याण और परमार्थ। तो कल्याण सबसे जो श्रेष्ठ मानते हैं ना हन्ना अरेंट, वो इसी को मानते हैं, कार्यवाही वाले स्तर को। तो कार्यवाही स्तर में सिर्फ कल्याण और परमार्थ की बातें की जाती हैं और स्वतंत्रता जो विटा एक्टिवा जो सकारात्मक कार्यवाही का नाम ये देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विटा एक्टिवा हन्ना अरेंट के मानव जीवन की गतिविधि के कौन से स्तर से संबंध है, तो वो कौन से है, कार्यवाही स्तर से। ओके, तो हम लोगों ने देखा मानव जीवन की गतिविधि के 3 स्तर बताए, श्रम, कृत्य और कार्यवाही। श्रम किस पर आधारित है, स्वार्थ पर, कृत्य स्वार्थ और कल्याण पर, और कार्यवाही कल्याण और परमार्थ पर। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, कार्यवाही स्तर। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 4th, रचनात्मक शक्ति संबंधी। तो जो रचनात्मक शक्ति है उससे संबंधित विचार कौन सी बुक में दिए, ऑन वाइब्रेशन 1970 की बुक है,
ठीक है। तो इस बुक में ये क्या कहती हैं, शक्ति के दो प्रकार बताती हैं, हिंसा पर आधारित और रचनात्मक शक्ति। कौन सी बुक है? ऑन वाइवोलेंस 1970 की बुक है। ऑन वाइवोलेंस 1970 की बुक है। हिंसा पर आधारित और रचनात्मक शक्ति, शक्ति के दो प्रकार बताती हैं। हिंसा पर आधारित कौन सी शक्ति है? शोषण, अन्याय और असमानता, ये इसमें देखने को मिलता है। और जो रचनात्मक शक्ति है वो कल्याण, बंधुता व कर्तव्य पालन और दूसरे के उत्थान से जुड़ी हुई शक्ति है। तो ये हमें ध्यान रखना है। रचनात्मक शक्ति संबंधी विचार कौन सी बुक में देते हैं? ऑन वाइवोलेंस 1970 की बुक है। हिंसा पर आधारित और रचनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति को श्रेष्ठ मानती हैं। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में कि जैसे रचनात्मक शक्ति, ठीक है, और से जुड़ी हुई विचार कौन सी हैं, तो ऐसे करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रचनात्मक शक्ति से जुड़ी हुई कौन है, तो हन्ना आरेंट है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य को हिंसा पर आधारित संगठन मानती हैं। क्या मानती हैं ये? राज्य को हिंसा पर आधारित एक संगठन मानती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन मानती है? हन्ना आरेंट राज्य को एक हिंसा पर आधारित संगठन मानती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रचनात्मक शक्ति से कौन संबंधित है? हन्ना आरेंट, है ना। सामाजिक शक्ति से कौन संबंधित है? रॉबर्ट पुटनम। आर्थिक शक्ति से कौन संबंधित है? जोसेफ नाई। और सार्वजनिक जगत की अगर बात करते हैं तो कौन जुड़ा हुआ है? हन्ना आरेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि जैसे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बात कौन करता है? हन्ना आरेंट, है ना। और सामाजिक शक्ति से कौन जुड़ा हुआ है? रॉबर्ट पुटनम। आर्थिक शक्ति से कौन जुड़ा हुआ है? जोसेफ नाई। और रचनात्मक शक्ति से कौन जुड़ा हुआ है? तो हन्ना आरेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, सक्रिय नागरिकता की बात करती हैं ये। और ट्रूथ एंड पॉलिटिक जो बुक है इनकी, इसमें ये 1967 की बुक है। और बुक नहीं है, सॉरी, लेख है ये। और लेख में प्रजातिवाद व सर्वाधिकारवाद की आलोचना करती हैं। तो सर्वाधिकारवाद मतलब किसको कहती हैं? ये साम्यवाद को, ठीक है। और प्रजातिवाद जो गोरे काले का जो भेद है उसको ये प्रजातिवाद कहती हैं। और इन दोनों की आलोचना अपने ट्रूथ एंड पॉलिटिक लेख में करती हैं, जो कि 1967 का लेख है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने जो है इनकी बुक्स देखी हैं, तो वो बुक हमें जरूर ध्यान रखनी है। ऑन रिवोल्यूशन 1963 की बुक देखी हमने। द ह्यूमन कंडीशन 1958 की बुक देखी। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1968 की बुक देखी। और उसके बाद हम लोगों ने ऑन वायोलेंस 1970 की बुक देखी, जिसमें रचनात्मक संबंधी विचार दिए इन्होंने। और उसके बाद ट्रूथ एंड पॉलिटिक एक लेख हम लोगों ने देखा है, जिसमें प्रजातिवाद और सर्वाधिकारवाद की इन्होंने आलोचना की है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, रचनात्मक शक्ति पर आधारित एक आदर्श समाज की परिकल्पना करती हैं। और सार्वजनिक जगत, मैंने बताया ना आपको, सार्वजनिक जगत की ये बात करती हैं। और इनका लेख है ऑन पब्लिक हैप्पीनेस। क्या नाम है लेख का? ऑन पब्लिक हैप्पीनेस। में कहती हैं कि यूएसए में सार्वजनिक यूएसए जो है वो सार्वजनिक जगत के समान है, ठीक है। तो ये क्या कहती हैं कि सार्वजनिक जगत के समान किसको मानती हैं? यूएसए। और किस लेख में? ऑन पब्लिक हैप्पीनेस में। ओके, अब प्रजातिवाद संबंधी इनके विचार देखते हैं। तो बुक है ईच मैन इन जेरूसलम। बुक का क्या नाम है? ईच मैन इन जेरूसलम 1963 की बुक है। और जो क्रांति संबंधी बुक मैंने बताई आपको, रेवोल्यूशन वाली, ऑन रेवोल्यूशन, तो वो भी 1963 की बुक है। तो इसमें क्या करती हैं कि ये बुराई की तुच्छता की बात करती हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बेनालिटी ऑन इविल, यानी बुराई की तुच्छता की ये बात करती हैं। कौन सी बुक में? ईच मैन इन जेरूसलम 1963 की बुक है। ओके, अब देखते हैं इनके सक्रिय नागरिकता संबंधी विचार। तो सक्रिय नागरिकता संबंधी विचारों में ये शासन में सहभागिता के जो अवसर हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। तो शासन में सहभागिता में ये क्या बताती हैं कि एक तो आत्मसंतुष्टि, है ना। जब व्यक्ति खुद जाके और पॉलिटिक्स में जैसे पार्टिसिपेट करता है, शासन में सहभागी बनता है, तो उससे आत्मसंतुष्टि होती है।
हैप्पीनेस ए न्यू वर्क, और वास्तविकता का ज्ञान होता है, दक्षता का ज्ञान होता है। तो ये चारों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें चारों ध्यान रखने हैं। शासन में सहभागिता में आत्मसंतुष्टि, हैप्पीनेस ए न्यू वर्क, वास्तविकता का ज्ञान और दक्षता का ज्ञान। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कथन हैं तो वो देखेंगे। राजनीति का अस्तित्व स्वतंत्रता है और उसके अनुभव का क्षेत्र कार्य है। तो कौन कहता है ये कि राजनीति का अस्तित्व जो है वो स्वतंत्रता है और उसके अनुभव का क्षेत्र कार्य है। तो ये हन्ना अरेंट का कथन है। और राजनीतिक क्षेत्र की ये परिभाषा देती हैं कि इसमें वह क्षेत्र आता है जो प्रत्येक नागरिक राजनीतिक शक्ति का सहभागी बन सके। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा, जिसमें प्रत्येक नागरिक राजनीतिक शक्ति का सहभागी बन सके। फिर ये प्रत्येक व्यक्ति में एक गैर विमर्शीय विशिष्टता अंतर्निहित है। ये कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक गैर विमर्शीय विशिष्टता अंतर्निहित है। तो ये ऐसा मानती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है जैसे कि गैर विमर्शीय विशिष्टता व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित है, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित है। तो इस प्रकार की बात कौन करती है, ये कथन किसका है, तो किसका है, हन्ना अरेंट का। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हन्ना अरेंट छोटी से मतलब थोड़े से विचार हैं इनके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से है ये। तो इसीलिए हम लोगों ने एक मतलब इनको देखा है, और होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये प्रजातिवाद, सर्वाधिकारवाद, इनकी बहुत मतलब आलोचना करती हैं, और ये मतलब रचनात्मक शक्ति पर बल देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। और ये सार्वजनिक जगत की बात करती हैं, निजी क्षेत्र की बात करती हैं, और इनकी 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताई हैं, वो ध्यान रखनी है। तो यहीं से एग्जाम में जो नेट, JRF, DSSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी UPSC, इनमें सब में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।